ये भारत का नौजवान कहाँ गया? देश के नौजवान के पास हिंदू को खतरे से बाहर निकालने का जिम्मा है और देश में 30 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। मजे में कौन है? मजे में उनके बच्चे हैं जिन्होंने देश के युवा को हिंदू धर्म को खतरे से बाहर निकालने का जिम्मा दिया हुआ है। पिछले 10 सालों में 50 से ज्यादा भर्तियां रद्द हो गई, कभी पेपर लीक के कारण तो कभी घोटाले के नाम पर। बची कुची कोर्ट में जाके अटक गई। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर योग्य बाहर हो गए और अयोग्य अंदर आ गए, फिर चाहे वो यूपीएसआई का पेपर हो या एसएससी सीजीएल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, आजादी के 80 साल होने को हैं, लेकिन हर काबिल इंसान को नौकरी देना सपना बनकर रह गया है। ये छलावा है। अब जरा सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसी बात कहनी पड़ रही है तो हालात कितने खराब होंगे। हर साल लाखों युवा डिग्री लेकर निकलते हैं, इंजीनियरिंग, एमबीए, मेडिकल, लेकिन मौके कहाँ हैं? चीन ने उड़ने वाली कार बना ली है सुना है, और उत्तराखंड में कुछ जगहों के नाम बदलकर हिंदू धर्म को खतरे से बाहर निकाल लिया गया है। सरकारी नौकरियां तो निकम्मे लोग करना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं जिन्हें बैठे बैठे खाने की आदत है, जो काम नहीं करना चाहते। बताइए, जिस देश में इतने हाईटेक सरकारी स्कूल हों जितनी तस्वीरों में दिख रहे हैं, उनसे पढ़ने के बाद कोई भला सरकारी नौकरी के लिए रो रहा है तो वो नाकारा ही तो हुआ। यहाँ से पढ़ने के बाद तो आपको अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियों का सीईओ बनना चाहिए। एक छोटी सी पोस्ट के लिए लाखों लोग फॉर्म भर देते हैं, सालों सालों लंबा इंतजार करते हैं। प्राइवेट में जा नहीं सकते क्योंकि 5-6 साल उस सरकारी नौकरी में खपा दिए, जिसकी या तो पेपर लीक होने की अगले दिन खबर अखबार में आ गई या पेपर लीक की खबर दबा दी गई। प्राइवेट में तो देखो अनुभव चाहिए, लेकिन अनुभव आएगा कहां से? ऐसे में नौजवान क्या करे? मसलन कोई इंजीनियर डिलीवरी बॉय बन जाता है, कोई एमबीए ग्रेजुएट सड़क के किनारे ठेले पर चाय बेचने लगता है। ये सभी विस्तार से जानेंगे CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताजा रिपोर्ट के आधार पर बेरोजगारी पहले से कितनी बढ़ गई है और अब देश में नौकरी का हाल क्या है, कैसे अब बेरोजगारी एक सियासी खेल बन चुकी है, और उन स्टार्टअप्स का हाल भी जानेंगे जिन्हें सरकार रोजगार का साधन बताते हुए आ रही है। तो ये सब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। जब काबिल और काम करने के इच्छुक लोग नौकरी ढूंढ रहे हों लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा हो, उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी कई प्रकार से हो सकती है, जैसे सामान्य बेरोजगारी, जब लोग नौकरी ढूंढते हैं और मिलती नहीं। दूसरी, मर्जी की बेरोजगारी, जब नौकरी है पर लोग कहते हैं नहीं भाई ये काम मेरे लायक नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी इंजीनियर को कस्टमर सर्विस की नौकरी मिले पर वो कहे इतने कम पैसे में नहीं करूंगा। तीसरी, कौशल की वजह से बेरोजगारी, जब काम बदल जाए और लोग उस हिसाब से तैयार ना हो, जैसे किसी फैक्ट्री में नई मशीनें आ गई और पुराने मजदूर वो मशीन चलाने में कुशल ना हो। चौथी, मौसमी बेरोजगारी होती है, जब किसी काम का सीजन खत्म हो जाए और फिर उस काम से जुड़े लोगों को हाथ पर हाथ धरे बैठना पड़े। पांचवी, मंदी की वजह से बेरोजगारी, जब बाजार ठंडा पड़ जाए और नौकरियां चली जाएं। छठी, छुपी हुई बेरोजगारी, जब लोग काम करते दिखें पर असल में कुछ खास नहीं कर रहे हों, जैसे गांव में पूरा परिवार मिलकर खेती करता है लेकिन उस काम को एक व्यक्ति करे या पूरा परिवार करे, इनकम में कोई इजाफा नहीं होता, इनकम वही रहती है। सातवीं होती है फ्रिक्शनल बेरोजगारी, जब एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ढूंढने में टाइम लगता है। ये बेरोजगारी के टाइप हैं और ये सभी आज हमारे देश में अच्छे खासे रूप में विद्यमान हैं। CMIE की रिपोर्ट में मार्च 2025 के आंकड़े पेश किए गए हैं। इस रिपोर्ट में लिखा है कि मार्च 2025 में श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट सिकुड़ गया, मतलब नौकरी करने और ढूंढने वालों की संख्या कम हो गई। श्रम बल यानी कि लेबर फोर्स उन सभी लोगों को कहा जाता है जो 15 से 59 वर्ष की उम्र के बीच में हैं और काम कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं। इसमें किसान, मजदूर, कर्मचारी, स्वरोजगार वाले और बेरोजगार लोग शामिल होते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं। फरवरी 2025 में देश का लेबर फोर्स 45 करोड़ 77 लाख था, लेकिन मार्च में ये 42 लाख घटकर 45 करोड़ 35 लाख रह गए। यानी 42 लाख लोग या तो नौकरी छूटने की वजह से या नौकरी न मिलने की वजह से लेबर फोर्स से बाहर हो गए। ये नवंबर 2024 के बाद से सबसे निचला स्तर है। इसका मतलब है कि पिछले कुछ महीनों में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। वहीं रोजगार की संख्या की बात करें तो फरवरी में 41 करोड़ 91 लाख लोग नौकरी में थे, लेकिन मार्च में ये घटकर 41 करोड़ 85 लाख रह गया है। मतलब सीधे सीधे 6 लाख लोगों की नौकरी चली गई। और ये गिरावट दिसंबर 2024 से लगातार देखने को मिल रही है। पिछले 3 महीनों से हर महीने रोजगार की संख्या कम हो रही है। रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई
कि मार्च में बेरोजगारों की संख्या 3,86,00,000 से घटकर 3,50,00,000 रह गई। आपको सुनने में तो लग सकता है कि अच्छी खबर है, 36 लाख बेरोजगार लोग कम हो गए, शायद उन्हें नौकरी मिल गई होगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। सीएमआईए ने साफ किया है कि ये 36 लाख लोग नौकरी पाकर खुश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने नौकरी ढूंढना ही छोड़ दिया। फरवरी तक ये 36 लाख लोग बेरोजगार की भीड़ का हिस्सा थे और नौकरी की तलाश कर रहे थे, लेबर फोर्स में थे, लेकिन मार्च तक आते आते इन्होंने नौकरी ढूंढना ही बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, ये हम एक महीने के डेटा से नहीं समझ सकते। इसे समझने के लिए कुछ और डेटा की जरूरत पड़ेगी। लेबर फोर्स तो आपने समझ लिया क्या था। बेरोजगारी दर या अनएम्प्लॉयमेंट रेट वह प्रतिशत है जो दर्शाता है कि लेबर फोर्स में शामिल कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है, लेकिन एक्टिवली वो नौकरी की तलाश तो कर रहे हैं। बेरोजगारी दर निकालने के लिए कुल बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को कुल लेबर फोर्स से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 से कर दिया जाता है। सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2024 में बेरोजगारी दर 7% थी, यानी लेबर फोर्स के हर 100 व्यक्ति पर 7 लोग बेरोजगार थे, जो जून 2024 में बढ़कर 9.2% हो गई है। ये बढ़ोतरी ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में देखने को मिली है। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर 6.3% से बढ़कर 9.3% हो गई, जबकि शहरी इलाकों में ये 8.6% से बढ़कर 8.9% हो गई। यानी गांव हो या शहर, हर जगह नौकरी के मौके कम हो रहे हैं। इसके साथ साथ लेबर पार्टिसिपेशन रेट LPR, यानी वो लोग जो नौकरी ढूंढ रहे हैं या नौकरी में हैं, उनकी तादाद भी बढ़ी। मई 2024 में LPR 40.8% था, जो जून में बढ़कर 41.4% हो गया। लेकिन रोजगार दर, यानी जो लोग सच में नौकरी कर रहे हैं, वो 38% से घटकर 37.6% रह गई। इसका मतलब है कि भले ही ज्यादा लोग नौकरी ढूंढने निकले, लेकिन नौकरी पाने वालों की संख्या कम हो गई, यानी नौकरियों की संख्या कम हो गई। मतलब एक नौजवान जो ग्रेजुएट है और नौकरी पाने की इच्छा रखता है, उसको एक नौकरी पाने के लिए सालों साल दर दर भटकना पड़ रहा है। एग्जाम देता है, पेपर लीक हो जाते हैं। प्राइवेट कंपनियों में इंटरव्यू तो होता है, लेकिन वहां से कभी कॉल नहीं आता। उसे बोल दिया जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस आएगा कहां से जब नौकरी ही नहीं मिलेगी। ऐसे में वो हिम्मत हार जाता है और नौकरी पाने की इच्छा ही छोड़ देता है। देश भर में ऐसा हो रहा है। ऊपर से मंदी का डर भी है। कंपनियों की छटनी ने हालात और ज्यादा खराब कर दिए हैं। सरकार खुद भले ही रोजगार के अवसर पैदा न कर पाई हो, लेकिन स्टार्टअप्स के नाम पर सरकार खूब फुटेज खाती रही है। देश में एक वक्त ऐसा था जब सरकार ने स्टार्टअप्स को बेरोजगारी का सबसे बड़ा हल बताया था। चारों तरफ बस स्टार्टअप्स की बातें हो रही थी, उस देश में जहां 85 करोड़ जनता राशन पर निर्भर है। सरकार, मीडिया और बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे जैसे स्टार्टअप्स आ गए तो देश के सारे बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल जाएगी। 2016 में जब मोदी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च की तो बड़े बड़े दावे किए गए। बड़े शहरों में स्टार्टअप के फेस्टिवल होने लगे। वहां युवाओं को अपना बॉस बनो का नारा दिया गया। फ्लिपकार्ट, ओला, जोमैटो, पेटीएम जैसी कंपनियों को मिसाल के तौर पर सामने रखा गया। कहा गया कि देखो, इन स्टार्टअप्स ने कैसे हजारों लोगों को नौकरी दी, हजारों करोड़ कमाए। 2022 में सरकार ने कहा कि पिछले 6 सालों में 74,669 स्टार्टअप्स ने 7,68,000 नौकरियां दी हैं। साल 2025 तक आते आते डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने कहा कि देश में 1,22,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हो चुके हैं और सरकार ने दावा किया कि इनसे 12 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा हुई हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो भी समझिए। हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ प्रोग्राम में खुद सरकार के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय स्टार्टअप्स दरअसल स्टार्टअप्स हैं ही नहीं, वो तो बस नए बिजनेस हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि हमें अपने स्टार्टअप्स को ग्लोबल लेवल पर ले जाना होगा। इसके लिए उन्होंने चीन का उदाहरण दिया। चीन में स्टार्टअप्स की बात करें तो वहां की कंपनियां जैसे अलीबाबा, टेंसेंट और बाइट डांस, टिकटॉक की पेरेंट कंपनी ने न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में धमाल मचाया। पीयूष गोयल का कहना है कि हमारे यहाँ जो स्टार्टअप्स हैं वो बस पुराने बिजनेस को नई तरीके से चला रहे हैं। मसलन कोई ऑनलाइन किराने की दुकान खोल लेता है, कोई डिलीवरी सर्विस शुरू कर देता है या फिर कोई फूड डिलीवरी ऐप बना देता है। ये सब नए बिजनेस तो है, लेकिन इनमें वो इनोवेशन नहीं है। सच्चा स्टार्टअप वो होता है जो कुछ नया लेकर आए, जो टेक्नोलॉजी में क्रांति लाए, जो दुनिया भर में अपनी पहचान बनाए। तो चलिए अब डेटा के आधार पर भी देश के स्टार्टअप्स का हाल समझ लेते हैं। स्टेट ऑफ इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में 90% स्टार्टअप्स अपने पहले 5 साल में ही बंद हो गए। वजह फंडिंग की कमी, मार्केट में टिकने की काबिलियत न होना और सही प्लानिंग का न होना। नासकॉम की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में
भारतीय स्टार्टअप्स को 11 बिलियन डॉलर की फंडिंग मिली, जो 2022 की 25 बिलियन डॉलर की फंडिंग से 14 बिलियन डॉलर कम थी। जब स्टार्टअप्स बंद होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान उन युवाओं को होता है जो वहां काम कर रहे होते हैं। मसलन 2023-24 में बायजूस जैसी बड़ी एडटेक कंपनी ने घाटे के चलते 4000 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया। साल 2024 की इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 साल में स्टार्टअप से 60,000 से ज्यादा नौकरियां खत्म हुई, जिसमें 12,000 अकेले 2023 में हुई। कई स्टार्टअप्स तो कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं दे पाए और रातों रात बंद हो गए। ऐसे में जिन युवाओं ने स्टार्टअप्स को अपना भविष्य समझा वो फिर से बेरोजगार हो गए। कुछ तो इतने परेशान हो गए कि डिप्रेशन में चले गए। ज्यादातर स्टार्टअप्स में नौकरियां कॉन्ट्रैक्टेड बेस्ड होती हैं, हमें पता है, यानी आज नौकरी मिली कल छुट्टी हो जाएगी। डिलीवरी बॉय, ड्राइवर, कस्टमर केयर, ये सब ऐसी जॉब्स हैं जहां ना सैलरी अच्छी है ना ही कोई जॉब सिक्योरिटी है। कई बार तो सैलरी भी टाइम पर नहीं मिलती है। पीयूष गोयल की बात सही हो सकती है कि हमारे स्टार्टअप्स में वो दम नहीं है जो ग्लोबल लेवल पर टक्कर दे सके, लेकिन सवाल यह है कि सरकार ने इसके लिए क्या किया। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत जो फंडिंग और सपोर्ट का वादा किया गया था, कितना था? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी के जरिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड्स शुरू किया गया, पर ज्यादातर स्टार्टअप्स को आज भी बैंकों से लोन लेने में दिक्कतें होती हैं। टैक्स सिस्टम इतना जटिल है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि छोटे स्टार्टअप्स उसमें फंस जाते हैं। दूसरी ओर चीन ने साल 2023 में स्टार्टअप्स के लिए 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश किया, जबकि भारत में यह आंकड़ा 10 से 12 बिलियन डॉलर के आसपास रहा। भारत का जोर सिर्फ बड़े बिजनेस हाउसेज को मदद देने पर रहता है, छोटे स्टार्टअप्स को कोई सपोर्ट नहीं मिलता। तो पीयूष गोयल जी, चीन से मुकाबला फिर हमारा देश कैसे करेगा? जिस देश में बहस इस पर ना हो कि कौन सी टेक्नोलॉजी फ्यूचर है, बल्कि बात इस पर हो कि औरंगजेब की कब्र को खोदा जाना चाहिए या नहीं, तो इनोवेशन कहां से होगा? और ये फूड डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरी, बेटिंग एप्स, स्टार्टअप्स कब तक बेरोजगारी पर पर्दा ढकते रहेंगे? कब तक देशवासी नौकरी न मिलने पर गांव लौटकर खेती करने को मजबूर होंगे? और अगर आप 1 बीघा जमीन पर पूरे परिवार के मेहनत करने को खेती मानते हो तो खुश हो जाइए, हो सकता है जल्द ही आपको यहां से भी बेरोजगार होना पड़ जाए। कारण ट्रंप के आगे झुकती हमारी सरकार। यहाँ मोइन अख्तर का ये वीडियो बहुत सटीक बैठता है। अमेरिका से है दोस्ती मगर कमबख्त फिर भी मार रहा है, अगर दुश्मनी मोल ली तो क्या करेगा? देखिए, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक टैरिफ युद्ध शुरू किया है, जिसमें भारत पर भी 26% का टैरिफ शामिल है। साथ ही भारत पर दबाव बनाकर ट्रंप ने भारत में आयात होने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ कम करवाया है, ताकि ट्रंप के साथ एलन मस्क भारत में कम कीमत पर अपनी टेस्ला कार ज्यादा से ज्यादा बेच सकें। मोदी सरकार ने भी ट्रंप के सामने अपने हथियार डालते हुए विदेशी इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ 110% से सीधे 15% कर दिया, जिससे टेस्ला के भारत आने की खबर पर मोहर लग गई। टेस्ला के भारत आने की खबर से भारत की इलेक्ट्रिक कार कंपनियों का बाजार धड़ाम से नीचे गिर गया। इन कंपनियों को अरबों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए खोल दे। वो अमेरिका के गेहूं, सोयाबीन, कपास जैसे उत्पादों को सस्ते दामों पर भारत में बेचना चाहते हैं। इसके लिए वो भारत पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अपने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म कर दे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिका अपने किसानों को भारी सब्सिडी दे रहा है। मसलन अमेरिकी किसानों को हर साल लाखों रुपए की मदद मिलती है ताकि वो सस्ते दामों पर अपने उत्पाद बेच सकें। अगर भारत ने सब्सिडी हटा दी तो भारतीय किसान सस्ते अमेरिकी उत्पादों के सामने टिक नहीं पाएंगे। अब सोचिए, अगर भारत के बाजार में सस्ता अमेरिकी गेहूं, सोयाबीन और कपास आ गया तो क्या होगा? भारतीय किसानों का माल कौन खरीदेगा? हमारे किसान पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं, उनकी लागत ज्यादा है, और अगर बाजार में सस्ता आयातित माल आ गया तो उनकी फसल बिकेगी ही नहीं। इससे खेती घाटे का सौदा बन जाएगी। छोटे और मझोले किसान जो भारत में सबसे ज्यादा हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे। उनके पास खेती छोड़ने के अलावा कोई रास्ता बचेगा नहीं। भारत में करीब 40% लोग आज भी खेती पर निर्भर हैं, यानी लगभग 60 करोड़। तो सवाल यह है कि क्या बेरोजगारी सिर्फ एक निजी संघर्ष है या एक राष्ट्रीय संकट? कमेंट करके बताइए और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।